एजुकेशन आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। आज हम एआई की मदद से, ठीक है, एआई की मदद से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे अन्य वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। द डिबेट में आपका स्वागत है। सोचिए, हमारे संविधान की किताब में कुछ ऐसे वादे लिखे हैं जिन्हें लेकर आप अदालत नहीं जा सकते। तो क्या ये वादे खोखले हैं या फिर ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है? आज हम भारतीय संविधान के इसी दिलचस्प हिस्से यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। और आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये निर्देशक तत्व सिर्फ अच्छी बातों की एक आदर्शवादी लिस्ट है या फिर ये सच में हमारे देश के कानून और सरकार चलाने के तरीके की बुनियाद है? यह चर्चा संवैधानिक प्रावधानों और उन पर हुई न्यायिक बहसों पर आधारित है। मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये तत्व शासन की नींव है, एक दूरदर्शी रोड मैप है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का रास्ता दिखाते हैं। और मेरा तर्क ये होगा कि कानूनी ताकत के बिना ये महज राजनीतिक वादे बनकर रह जाते हैं, जिन्हें सरकारें अपनी सुविधानुसार निभाती हैं या भुला देती हैं। देखिए, जब संविधान निर्माता एक नए भारत की कल्पना कर रहे थे तो वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, वो उसी सपने का दस्तावेज हैं। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि उसे एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। अनुच्छेद 38 साफ कहता है कि राज्य का काम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। मैं मानती हूँ कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। इसका मतलब है कि ये कोई सजावटी हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द देश की नीतियां बननी चाहिए। ये वो नैतिक कंपास है जो सरकार को रास्ता दिखाता है। मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर ये हमारे संविधान के दर्शन को पूरा करते हैं। आपने नैतिक तलपास और शासन में मूलभूत जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया और मैं इस भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन असलियत तो जमीनी हकीकत पर तय होती है। और यहाँ सबसे बड़ी और कठोर सच्चाई ये है कि ये गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों पर नहीं चलती तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। संविधान सभा में केटी शाह ने इस पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की थी। उन्होंने इन तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की थी जो बैंक अपनी सुविधानुसार ही कैश करेगा। सोचिए, ये कितना सच है। इन सिद्धांतों का लागू होना पूरी तरह से सरकार के खजाने, उसके संसाधनों और सबसे बढ़कर उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। ये नागरिक का अधिकार नहीं, सरकार का विकल्प है। और यही बात इन्हें शक्तिशाली कानूनी निर्देशों की जगह सिर्फ नेक इरादों की एक खूबसूरत सूची बना देती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अपनी केटी शाह का जिक्र किया, लेकिन आप संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को शायद एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका इन्हें गैर न्यायोचित बनाना कोई भूल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा एक रणनीतिक फैसला था। जरा 1947 के भारत की कल्पना कीजिए, एक नया बंटवारे का दर्द झेलता हुआ और बेहद गरीब देश। अगर उस समय काम का अधिकार या मुफ्त शिक्षा का अधिकार जैसे सिद्धांतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाता तो देश की सरकारें वो तो पहले ही दिन मुकदमों के बोझ तले दिवालियां हो जाती। संविधान निर्माताओं ने हमें एक कठोर कानूनी बंधन नहीं, बल्कि एक लचीला, एक महत्वाकांक्षी रोड मैप दिया। ये वो बीज थे जिन्हें भविष्य के भारत को सही समय आने पर सींचना था। और इसका असर हम देख चुके हैं। आप अनुच्छेद 40 को ही लीजिए, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश था। एक मिनट, आपने पंचायतों का उदाहरण दिया जो बहुत दिलचस्प है, पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतने ही आधारभूत थे तो 1950 में बने इस निर्देश को एक कानूनी हकीकत बनने में 1992 तक, मतलब 40 साल से ज्यादा क्यों लग गए? 73वां और 74वां संशोधन वो इतनी देर से क्यों आया? ये देरी तो अगर आप देखें तो मेरी ही बात को मजबूत करती है कि ये सिद्धांत तब तक बस कागज पर रहते हैं जब तक कोई सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाती।
आपकी बात में वजन है, लेकिन आप इसे कमजोरी के तौर पर देख रही हैं, जबकि मैं इसे व्यवहारिकता के तौर पर देखती हूँ। 40 साल लगे क्योंकि देश को उस स्तर तक पहुंचने में, उस प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को तैयार करने में समय लगा। ये सिद्धांत समय से आगे की सोच थे। यही यही इनकी खूबसूरती है। और सिर्फ पंचायत ही क्यों, अनुच्छेद 39A को देखिए, जो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इसी की आत्मा को लेकर देश में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना, जिससे आज लाखों गरीबों को मुफ्त वकील मिल पाता है। सोचिए, अनुच्छेद 48A जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, उसी के आधार पर आज हमारे देश में दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मजबूत कानून खड़े हैं। ये निर्देश ही तो इन कानूनों की नींव बने। ये एक मूक क्रांति की तरह है, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार हमारे कानूनों को आकार देती रही है। आपने उन उदाहरणों को चुना जो सफल हुए, पर उन वादों का क्या जो आज 75 साल बाद भी अधूरे हैं? अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये संविधान के लागू होने के पहले दिन से एक निर्देश रहा है, लेकिन आज तक ये एक राजनीतिक फुटबॉल बना हुआ है। सरकारें अपनी सुविधा अनुसार इसे या तो अनदेखा करती हैं या फिर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। अगर ये शासन के लिए इतने ही मूलभूत है, तो इस पर इतनी चुप्पी क्यों? ये तो चुनिंदा पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे साफ पता चलता है कि सरकारें इन सिद्धांतों को एक मेनू कार्ड की तरह देखती हैं। जो पसंद आया उसे उठा लिया और जो मुश्किल लगा उसे उसे छोड़ दिया। ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है कि संविधान जिस चीज को मूलभूत कहे, उसके उल्लंघन पर कोई न्यायिक उपाय ही ना हो। मैं ऐसे विरोधाभास नहीं, बल्कि एक संतुलन के रूप में देखती हूँ, और इस संतुलन को सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार समझाया है। मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 का है, उसमें अदालत ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, लेकिन निर्देशक तत्व वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य तय करते हैं। गरीबी, भूखमरी और असमानता से आजादी। आप ही बताइए, एक भूखे इंसान के लिए भाषण देने की आजादी का क्या मतलब है? निर्देशक तत्व उन अधिकारों को सार्थक बनाते हैं। इसीलिए 42वें संशोधन में तो यहाँ तक कहा गया था कि अनुच्छेद 39B और C जैसे समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों मतलब अनुच्छेद 14 और 19 पर भी इन्हें वरीयता दी जा सकती है। ये इनके महत्व को रेखांकित करता है। आपने रथ के दो पहिए वाली बात की, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्या होता है जब एक पहिया दूसरे को कुचलने की कोशिश करने लगे? यहीं पर मुझे सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। मौलिक अधिकारों पर निर्देशक तत्वों को किसी भी तरह की वरीयता देना उन्हें एक दूसरे का पूरक नहीं, बल्कि संभावित रूप से दुश्मन बना देता है। मौलिक अधिकार नागरिक को राज्य की ताकत से बचाने के लिए हैं, वे एक ढाल हैं, जबकि निर्देशक तत्व राज्य को काम करने की ताकत और जिम्मेदारी देते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मैं आपके बोलने की आजादी या बराबरी के हक को सीमित कर सकता हूं और आप इस पर अदालत भी नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत खतरनाक रास्ता खुल जाता है। ये राज्य को असीमित शक्ति देने जैसा है। सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कौन रोकेगा? इसकी सीमा कौन तय करेगा? ये संतुलन नहीं, बल्कि तानाशाही की ओर जाने वाला एक फिसलन भरा रास्ता हो सकता है। नहीं, मैं इसे खतरनाक रास्ता बिल्कुल नहीं मानती, बल्कि ये तो हमारे लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। ये सिद्धांत राज्य के लिए सिर्फ एक नैतिक या राजनीतिक दिशा निर्देश नहीं है, ये जनमत का दबाव बनाते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार लंबे समय तक इन कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में उसे उन्हीं लोगों के पास वापस जाना होता है जिनसे उसने गरीबी मिटाना, रोजगार देने और असमानता कम करने का वादा किया था। चुनाव के समय सरकार के प्रदर्शन को इन्हीं सिद्धांतों के पैमाने पर तौला जाता है। ये जनता के हाथ में एक वैचारिक हथियार है, जिससे वो सरकार को जवाबदेह ठहराती है। सरकारें चुनाव में इन्हीं वादों पर तो वोट मांगती है और इन्हीं को पूरा न करने पर हारी भी जाती है। तो आपने देखा
हमने एआई की वजह से थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक तरह से अच्छे से बता देता हूँ। शायद आप कुछ लोगों को समझ ना आया हो, तो मैं एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक्चुअली में संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल की बात कर लें तो 36 से लेकर 51 तक इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें इसके बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर हम स्रोत की बात करें, ठीक है, कि ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था हमारे भारत में, भारतीय संविधान में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी नॉन जस्टिफाइबल है। ठीक है, इसे न्याय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 37 बताता है। और केटी शाह का यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है, जो कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, केटी शाह एक मतलब जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने ये बोला था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार दे सकता है, या चाहे वो रोक भी सकता है। मतलब एक तरह से तुलना किया था उन्होंने। ठीक है, और अगर इसके उद्देश्यों की हम बात करें, ठीक है, तो लोक कल्याणकारी इसका मेन उद्देश्य है, यानी जो जनता है या भारत है उसके प्रति सबका कल्याण करना इसका मेन पर्पस था। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र एक तो हो गया, और दूसरा सामाजिक और आर्थिक न्याय को समाज में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना इनका एक मेन उद्देश्य था। अब परिभाषा की बात कर लें तो परिभाषा यह संविधान का वह भाग है जो राज्य के नीतियाँ बनाने समय पर दिशा दिखाता रहता है। लक्ष्य इसका था केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि सामाजिक और अधिकार आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापना करना इसका लक्ष्य था। मूल मंत्र इसका यह था कि संविधान निर्माताओं के सपनों में और आदर्शों का प्रतिबिंब इसको देखा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की बात कर लें तो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की ये बात करता है। ठीक है, तो इसमें सामाजिकवादी, गांधीवादी और उदारवादी यानी सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ये बात करता है। समाजवादी में आपका आर्थिक न्याय और समानता की बात करता है। गांधीवादी सिद्धांतों में ग्राम स्वराज और नशा मुक्ति जैसे चीज़ों की बात करता है, जो कि गांधी जी इसके प्रेरणा के स्रोत में देखे जा सकते हैं। उदार बौद्धिक में देखा जाए तो समान संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, और विदेश नीति संबंधित इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि भारत की विदेश नीति है वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है, आप लोग देखते हैं समय समय पर। समाजवादी सिद्धांतों की बात कर लें यानी कि आर्थिक न्याय। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को कम करना है। ठीक है, ये उसी का आर्टिकल है। ठीक है, जो हमने अभी बताया था आपको 51 तक दिया हुआ इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 39D में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A में 42वां संशोधन में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एडवाइस देने की बात करता है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ देने की ये बात करता है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको टाइम से जब प्रेग्नेंट हैं उस समय उनको पेड लीव देने की बात करता है। फिर गांधीवादी सिद्धांतों की बात कर लें, जो कि महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं सपना भी था ये, और इसमें अनुच्छेद 40 में बताया गया है, ये महत्वपूर्ण भी है। ग्राम पंचायतों का गठन होगा। गांधी जी का ग्राम स्वराज जो सिद्धांत है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। आर्टिकल 46 की बात करें तो SC/ST एक्ट और कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ये बात करता है आर्टिकल 46। उसके बाद 47 की देख लें। 47 में क्या दिया हुआ है कि मद्य निषेध यानी जो कि आपका जो हानि पहुंचाते हैं, जैसे शराब हो गया या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको चीज़ों में सुधार करने की बात की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 48 की बात करें तो जो दुधारू पशु हैं यानी कि जो दूध देती हैं जैसे गाय, बलि पर रोक और कृषि संगठन की यहाँ बनाने की बात की गई थी। ठीक है, जो गाय होती थी इनको बलि पहले किया जाता था रिचुअल के लिए। ठीक है, तो उन पर रोक लगाने की बात हो रही थी, और कृषि संगठन यानी कृषि के लिए एक संगठन बनाने की बात यहाँ पे गांधीवादी सिद्धांत में की जाती है। उदार और बौद्धिक सिद्धांतों में देख लें। ठीक है, ये आधुनिक भारत की बात करें। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी सभी जो धर्म हैं वो एक जैसे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, या पारसी हो। ठीक है, सभी को ये एक ही पायदान पर लाके खड़ा कर देता है। इसमें एक ही बात की गई है। ये आर्टिकल 44 से कन्फर्म करता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड
की बात करता है। अगर इसको याद करने की ट्रिक को देखा जाए तो 4+4 यानी एक समान है, यानी सभी के लिए एक कानून है। ठीक है, देखिए याद कैसे करेंगे, यानी 4 है यहाँ पे, देखिए 44 आर्टिकल 44। ठीक है, तो इसको अगर हम 4+4 लिख देंगे तो ये अगर जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने की बात करता है ये। और इसकी ट्रिक देखें तो शक्तियों का आवंटन 50-50 बंटवारा होता है। ठीक है, 50-50 बोलते नहीं है कि बांटते किसी चीज़ को, तो 50-50 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 50 और 50-50 इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। काम और सहायता का अधिकार की बात करता है ये। ठीक है, यानी अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता यानी पेंशन पाने का अधिकार भी देता है, जैसे कि मनरेगा। ठीक है, अभी मनरेगा जो स्कीम थी उसका नाम चेंज हुआ है, कमेंट बताएंगे उसका नया नाम क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन करने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेजेस और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को दर्शाया गया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हमने बहुत सारे ट्रिक बना के आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर एनी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबकी वीडियो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बताइएगा आपको कैसे लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48A में क्या दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण तथा संविधान और वन्य जीव की रक्षा की ये बात करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वन्य जीव की बात करता है। और आर्टिकल 49 में ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे ताजमहल हो गया या फिर लाल किला हो गया या और ऐसी बहुत सारी इमारतें इंडिया में हैं, उनके संरक्षण की बात करता है। ठीक है, भारत और विश्व की बात कर लें तो आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की ये बात करता है, मतलब वृद्धि की बात करता है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समान पूर्ण संबंध बनाने की ये बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये आर्टिकल 51 में दिया गया है। महत्व की बात कर ले तो यह भारत का विदेश नीति का आधार भी माना जाता है। क्या, 41 और 51। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 51 है ये भारत की विदेश नीति को भी आधार के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात कर लें समय के साथ बदलाव हुआ है, ठीक है, तो समय के साथ क्या बदलाव हुआ है उसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं हम जरा। तो देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसको लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें 39A जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें न्याय की बात करता है। ठीक है, उसके बाद 43A जोड़ा गया था, जिसमें श्रमिकों के लिए समान वेतन की बात करता है। 48A की बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, जो हम अभी ऊपर हम देख के आ चुके हैं। उसके बाद 2002 में भी एक संविधान संशोधन होता है, जिसको हम 86वां संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। इसमें क्या बदला गया था, इसमें अनुच्छेद 45 बदला गया था, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर 2011 में फिर से संविधान संशोधन होता है, उसमें आपका 97 संशोधन के नाम से जानते हैं। और इसमें अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियाँ यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की गठन की बात की गई थी। ठीक है, थोड़ा इसमें कंपैरिजन देख लेते हैं मौलिक अधिकार और DPSP में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार यहाँ पे हैं और DPSP इस साइड में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार की बात कर लें तो ये भाग 3 में दिया गया है और ये USA से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें यानी DPSP, तो ये भाग 4 में दिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है, जो कि हमने अभी ऊपर देख भी लिए हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है, न्याय में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है कोई राइट्स तो आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और वहीं अगर DPSP की देखें तो ये अवाद योग्य है, यानी न्याय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये सरकार के ऊपर है, ये आपको देती है। ठीक है, तो ये नॉन जस्टेबल है और ये जस्टेबल है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है मौलिक अधिकार, और जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। वहीं मौलिक अधिकार में नागरिकों का अधिकार की बात करता है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के जो कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति या फिर पूरे दुनिया के प्रति उसकी बात करता है। ठीक है, उसके मौलिक अधिकार नकारात्मक यानी राज्य को रोकते हैं,
ठीक है। और जो DPSP हैं सकारात्मक होते हैं, जो कि राज्य को निर्देश देते हैं, ठीक है, उनको रास्ता दिखाते हैं। अगर बात करें क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो बनता है क्या अगर ये दोनों में इतना अंतर है तो क्या एक दूसरे के विरोधी हैं, तो कैसा है देखते हैं अभी। देखिए मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में जो आया था, काफ़ी चर्चित केस है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में भारतीय संविधान की नींव यानी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई थी, ठीक है। ये एक दूसरे के पूरक है, ना कि ये विरोधी हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, संविधान के एक रथ के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट हैं और इधर आपके DPSP हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक पहिया इसमें से निकल जाएगा तो एक साइड का निकल जाएगा तो आपका ये रथ गिर जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, चाहे रिटर्न दे रहे हैं चाहे जैसे दे रहे हैं, ठीक है, सब में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे कभी आपसे कोई पूछता है। और एक बार उसको हम देख लेते हैं हमने क्या क्या। देखिए प्रश्न क्या आता है, ग्राम पंचायतों का गठन किस में होता है, तो ये आर्टिकल 40 में होता है, ठीक है। अगर पूछता है क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो UPSC का भी हो, उसमें आपको ऑप्शन के रूप में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 में किया गया था। समान नागरिकता संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है तो आर्टिकल 51 में इसके दिया गया है। और वहीं अगर किस देश से लिया गया ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में देखा जाता है। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात कर लें, ठीक है, तो भले ही ये तत्व न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, लेकिन ये शासन के लिए आधारभूत फंडामेंटल जरूर है, ठीक है। इनका असली बल कानूनी नहीं होता बल्कि नैतिक और राजनीतिक होता है, ठीक है। इनका जो असली पावर है वो क्या होता है, कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक स्तर पर होता है। एक जागरूक जनता की ही सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है, ठीक है। जो अगर जनता जागरूक है तो भी वो इन चीज़ों का फ़ायदा जनता को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका DPSP था। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, समझ आई होंगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करेंगे एन संतोषी एजुकेशन ISP तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्मृति स्टडी जो है वो स्मार्ट करनी चाहिए, ना कि हार्ड करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड तो रिक्शा वाला भी करता है, ठीक है। अगर ऐसे हार्ड करने से कोई भी चीज़ काफ़ी मेहनत करने से अगर होता तो रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा आजकल अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गरीब वही होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो स्मार्ट तरीके से काम नहीं करते हैं उनका क्या होता है, वो फेल होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। और यही चैनल है, ये चैनल नहीं है, ये चैनल का रास्ता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके बताइएगा कमेंट में कैसा आपको लगता है। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।